नालायक बेटों से अच्छी लायक बेटियां होती हैं। जिस इंसान को अपने काम पे भरोसा होता है वो जॉब करता है, और जिसे अपने ऊपर भरोसा होता है वो बिजनेस करता है। शुरू में लगता था कि शायद जॉब ही अच्छा था, फिर ऐसा लगा कि उसमें तो एक सैचुरेशन पॉइंट है। मेरी मदर भी ये बात समझ रही थी, क्योंकि उन्हें खुद अपना जीवन अकेले बिताया था, और उन्हें भी ये रियलाइज़ हुआ कि शादी के बाद कुछ भी हो सकता है लड़कियों के साथ। उन लोगों ने हमें डाउन होने की कोशिश की, हमारी नेगेटिव पब्लिसिटी की, लेकिन वह कहते हैं ना, सच नहीं छुपता। जब स्टूडेंट्स आए, वो मुझसे मिले, यहाँ से कोचिंग ली, उनका एग्ज़ाम क्लियर हुआ, उन्हें एक अच्छा जॉब मिला, तो वो सारी नेगेटिव चीज़ें अपने आप दब गई। मुझे जब ये पता चला कि मेरे फादर नहीं हैं, तो मुझे लगा कि जब दूसरों के फादर्स को देखती थी तो मुझे थोड़ा सा लगता था कि वो होते तो शायद लाइफ कुछ डिफरेंट होती। बट मेरी मदर ने मुझे इतने अच्छे से पाला। मेरे फादर की जब डेथ हुई तो मेरी मदर ग्रेजुएट भी नहीं थी, बट उनने अपनी एजुकेशन परस्यू की, पीएचडी तक की, और गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनी। इसके साथ मुझे बहुत ही कड़े संघर्ष के साथ उन्होंने पाला, एजुकेट किया और इंडिपेंडेंट बनाया। हाँ, ऐसा हुआ एक बार जब मैं एमबीए करना चाहती थी, बट मेरी मदर के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो मुझे एमबीए करा सकें। साथ ही मेरा जैसे ही ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ, उन्हें कैंसर हो गया, और उस वक्त मुझे लगा कि पता नहीं मेरी एजुकेशन हो भी पाएगी कि नहीं, क्योंकि हमारी जो इंडियन सोसाइटी है, जो समाज है, उसमें उनके ऊपर प्रेशर था कि इनकी शादी कर दी जाए, क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियाँ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। तो लोगों को लगता था कि मेरी माँ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दें। बट मुझे था कि नहीं, मुझे अपनी एजुकेशन हासिल करनी है और आगे बढ़ना है। मेरी मदर भी ये बात समझ रही थी, क्योंकि उन्हें खुद अपना जीवन अकेले बिताया था, और उन्हें भी ये रियलाइज़ हुआ कि शादी के बाद कुछ भी हो सकता है लड़कियों के साथ, इसलिए उन्हें पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो हाँ, उनके कैंसर ने मुझे थोड़ा कमज़ोर बनाया, थोड़ा मुश्किल रहा मेरे लिए सफ़र। बट हाँ, आज मैं जो कुछ भी हूँ वो उन्हीं का संघर्ष का नतीजा है। मैंने अपना 11th-12th कॉमर्स मैथमेटिक्स से किया। इसके बाद मैंने बीकॉम ऑनर्स परस्यू किया। इसके बाद मैंने मास्टर्स किया 2 बार, एमकॉम और एमबीए, और मैं दोनों में ही यूनिवर्सिटी टॉपर थी। इसके बाद मैंने अपना जेआरएफ एग्ज़ाम क्वालिफाई किया दोनों ही सब्जेक्ट में। इसके बाद मैंने इंडिया की कई यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया। पहले तो जैसे एमबीए कॉलेजेस में होता है, मुझे जॉब मिल गया, एक कॉर्पोरेट जॉब मिला एचसीएल में, काफ़ी अच्छा पैकेज था। बट चूँकि टीचिंग का एक पैशन था, तो मुझे पहली अपॉर्चुनिटी मिली इंदौर में, तो मैंने इंदौर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, भोपाल यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, और कई सारे प्राइवेट संस्थानों में पढ़ाया। और अब मेरा अपना खुद का ये एडवांस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस मैंने एस्टैब्लिश किया है 2012 में। मैंने जब कॉलेज में जॉब किया तो मैंने रियलाइज़ किया कि कॉलेज में जो टाइमिंग और रिसोर्सेज और जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं एक फैकल्टी के, वो उसकी ग्रोथ को और बच्चों की ग्रोथ को लिमिट करते हैं, क्योंकि हमें एक फ़िक्स टाइम में बच्चों को सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस किया जाता था। उनका ओवरऑल डेवलपमेंट, उनकी ग्रोथ, इस बारे में सोचने का हमें मौका ही नहीं मिलता था। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा अगर अपना सेटअप हो तो मैं बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट कर पाऊँगी, क्योंकि हमारे लिए सिर्फ एजुकेशन ही लाइफ में काम नहीं आती है, उसके कारण हमें बहुत सारी ऐसी पर्सनल डेवलपमेंट्स भी होते हैं जिसके कारण हमें आगे जॉब में हेल्प मिलती है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने सेटअप में मैं फ्री होंगी बच्चों को ग्रोथ करने के लिए, उनको वो सारी नॉलेज देने के लिए। इस वजह से मेरे पास आइडिया आया। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया, उदय सिंह ने। उन्हें भी ये लगा कि मैं अगर अपना कुछ सेटअप करती हूँ तो मेरे में काफ़ी टैलेंट है कि मैं आगे बढ़ पाऊँगी, और इसलिए उन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया आगे बढ़ने के लिए। कितना मुश्किल होता है एक हर महीने 30 तारीख को मंथ एंड, उसके बाद 2 से 4 तारीख तक सैलरी आ जाना, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, बस जो अपना नॉलेज है उस नॉलेज के साथ काम कर रहे हैं। तो फिर जब आपने बिजनेस की शुरुआत की तो किस किस प्रकार के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? आपने बहुत सही बात की, क्योंकि बहुत ऑपोजिट सिचुएशन है। जॉब में 1 तारीख को सैलरी आनी होती है, बिजनेस में 1 तारीख को सैलरी देनी होती है, जिसके कारण पूरा महीना, पूरा मंथ आपको मेहनत करनी पड़ती है। शुरू में लगता था कि शायद जॉब ही अच्छा था, फिर ऐसा लगा कि उसमें तो एक सैचुरेशन पॉइंट है, एक ग्रोथ रुक जाती है इंसान की। और अगर मैं
इंडिया के कोने कोने में पहुंच के स्टूडेंट्स को ग्रो करना चाहती हूँ, उन्हें नॉलेज देना चाहती हूँ। हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो लूप होल्स हैं उनसे उनको अवेयर कराना चाहती हूँ कि क्योंकि हमारे यहाँ जो पढ़ाया जाता है क्लासरूम में और जो इंडस्ट्री डिमांड करती है वो दोनों ही ऑपोजिट होते हैं। तो मुझे लगा कि इस चीज़ के लिए बिज़नेस ही सही है और इसीलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आई। इनफैक्ट ये मैं कहूँ बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आई, बट हाँ मैंने कुछ नेगेटिव लोग भी मिले मुझे। मेरे को कुछ लोग मिले जिन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए डिस्करेज किया कि मैं एक विमेन हूँ, मैं आगे कैसे अकेले बढ़ सकती हूँ। उन्होंने मुझे ये रियलाइज़ कराया कि आपको आगे बढ़ने के लिए मेन की हेल्प ज़रूरत होती है। बट मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाइफ में नेगेटिव लोग ही आते हैं, कुछ पॉजिटिव लोग भी मिले जिनने मुझे इनकरेज किया कि नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता आप मेल हैं या फीमेल हैं, अगर आप में जज्बा है, कॉन्फिडेंस है, टैलेंट है तो स्काई इज़ द लिमिट, आपको कोई नहीं रोक सकता। जब हमने इंस्टीट्यूट ओपन किया कई सारे कॉम्पिटिटर्स थे, कई सारे इंस्टीट्यूट थे दिल्ली में जो 15-20 इयर्स से नेट का कोचिंग करा रहे थे, हमारा सोलर इलेक्ट्रिकल डिज़ाइनिंग का जो टेक्निकल कोर्स है वो भी करा रहे थे। तो इट वाज अ बिग चैलेंज। उन लोगों ने हमें डाउन होने की कोशिश की, हमारी नेगेटिव पब्लिसिटी की, लेकिन वह कहते हैं ना सच नहीं छुपता। जब स्टूडेंट्स आए, उनने वो मुझसे मिले, यहाँ से कोचिंग ली, उनका एग्ज़ाम क्लियर हुआ, उन्हें एक अच्छा जॉब मिला, तो वो सारी नेगेटिव चीज़ें अपने आप दब गई। कोरोना में भी काफ़ी फिर से एक सेटबैक आया, सब कुछ ऑनलाइन हो गया, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आ गए, इंस्टीट्यूट के खर्चे थे, साथ में हमारे साथ जो फैकल्टीज़ एसोसिएट हैं उनके यहाँ किसी का जॉब लॉस हो गया, कोई बीमार हो गया, उन्हें भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स थे जो एज अ एम्प्लॉयर हमारी ड्यूटी बनती है उनके लिए। हमें दोनों ही चीज़ें मेंटेन करते हुए अपने इंस्टीट्यूट को ग्रोथ करनी थी। तो उस वक्त भी ऐसा लगा कि हाँ, एक नौकरी बहुत अच्छी होती है जो बिना किसी के कोविड टाइम में भी सैलरी आती, बट ये लगा कि नौकरी करना तो आसान है, बिज़नेस एक चैलेंज है, तो क्यों ना आप इस चैलेंज को अच्छे से फुलफ़िल किया जाए। और थैंक गॉड कि आज भी हम कोविड के बाद भी सर्वाइव कर पा रहे हैं। क्योंकि आप दो तरह के कोर्सेज यहाँ पे चलाती हैं। हाँ, एक कोर्स आपका है जो कि टेक्निकल है और एक नॉन टेक्निकल है। तो टेक्निकल में आप जो बच्चे ऑलरेडी इंजीनियरिंग कर चुके हैं तो उनके लिए आपके पास क्या है, आप क्या उनको सिखाते हैं? ओके, मैं आपको थोड़ा शुरुआत से बताऊंगी। हमारे जो इंस्टीट्यूट है उसमें हमारे 2 टाइप के कोर्सेज हम कवर कराते हैं। टेक्निकल में जो हमारे कोर्सेज हैं वो है सोलर डिज़ाइनिंग, इलेक्ट्रिकल डिज़ाइनिंग, सोलर स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग, इलेक्ट्रिकल व्हीकल डिज़ाइनिंग। ये कोर्सेज बीटेक या बीई के बाद किए जाते हैं। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड चाहिए रहता है, उसमें डिप्लोमा भी चलेगा। उसमें ये रहता है कि हमारे जो क्लासरूम टीचिंग होती है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में वो बहुत ही लिमिटेड होती है, उसमें इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस नहीं होता। तो हमारा जो ये कोर्स है वो उस गैप को फुलफिल करता है। वो बच्चों को जॉब ओरिएंटेड नॉलेज देता है, स्किल्स देता है। हमारा MSME से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट से, और हम बच्चों को ये सर्टिफिकेशन कोर्स कराते हैं ताकि वो टॉप कंपनीज में प्लेस हो सके। तो अगर हम इसको एक लाइन में समझाना चाहें तो कॉलेजेस जो है वो ज़्यादातर थ्योरी पढ़ाने का काम करती है जी। और आप जो है उनको प्रैक्टिकली नॉलेज देते हैं ताकि अगर वो अपने जॉब में जाते हैं तो वहाँ पे उनको छोटी छोटी चीज़ों के लिए संघर्ष ना करना पड़े। बिल्कुल। जो हमारा सेकेंड पार्ट है नॉन टेक्निकल कोर्स, वो UGC नेट JRF का है। ये एग्ज़ाम होता है असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए। उसमें अगर आप हाई स्कोर करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, अराउंड 40,000 पर मंथ फॉर 5 इयर्स PhD करने के लिए। और अगर आप इसमें अगर खाली नेट भी क्लियर करते हैं तो आप एलिजिबल होते हैं किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए। आज की डेट में UGC नेट JRF कंपलसरी हो चुका है कॉलेज टीचिंग के लिए। तो इस तरह से हम स्टूडेंट्स को 100% प्रिपरेशन कराते हैं, नोट्स देते हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ कराते हैं, अपने ऐप के थ्रू उनका टेस्ट कराते हैं ताकि उन्हें फुल नॉलेज मिले और वो ये एग्ज़ाम बहुत अच्छे से क्लियर कर पाए। ओके, हमारा जो फोकस है वो सिर्फ सिलेबस पे नहीं होता है, क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कभी भी बुक्स पढ़ के क्लियर नहीं किया जा सकता। उसके लिए आपको करंट नॉलेज उसकी बहुत ज़रूरत होती है, लास्ट 10 ईयर्स की डीप स्टडी करनी पड़ती है, तभी हम बच्चे को एग्जैक्ट वो एरिया बता सकते हैं जहाँ से क्वेश्चन आता है। हम कहते हैं ना, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम करने के लिए हार्ड वर्क नहीं चाहिए रहता है, स्मार्ट वर्क चाहिए रहता है। तो हम बच्चों को वो स्मार्ट वर्क कराते हैं ताकि उन्हें
उन एरियाज से भी वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकें जो सिलेबस से आउट ऑफ द सिलेबस आते हैं। तो इसलिए, और हम दूसरा ऑनलाइन टेस्ट कराते हैं, क्योंकि अब ये जो एग्ज़ाम है ये CBT है, कंप्यूटर बेस्ड मोड में होता है, तो उसके लिए बच्चों को ऑनलाइन प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि जब वो वहाँ जाते हैं तो पता चला कि सिस्टम हैंग हो गया, कर्सर कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। तो हम हर सैटरडे बच्चे के टेस्ट कराते हैं ताकि उसको वो प्रैक्टिस हो जाए कि वो कंप्यूटर देख के घबराए ना। वो हमारा इंस्टीट्यूट अलग है, हमारी सारी फैकल्टीज़ हैं नेट JRF क्वालिफाइड हैं, और वो बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स को गाइडेंस देती है। और हम सिर्फ बच्चों को एग्ज़ाम, ऐसा ही नहीं कि एग्ज़ाम हो गया हमारी ड्यूटी ख़त्म हो गई, इसके बाद इंटरव्यू के लिए लाइफ में कभी भी, टीचिंग तो ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कोई फुल नॉलेज किसी को हो ही नहीं सकती। तो बच्चों को, मेरे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो DU में, JNU में, IP यूनिवर्सिटी ऑल ओवर द इंडिया पढ़ा रहे हैं, उनको कभी भी मेरी ज़रूरत होती है, कोई टॉपिक में मुश्किल होता है, तो मेरे लिए वो आज भी एक स्टूडेंट ही हैं। हमारे इंस्टीट्यूट दोनों ही कोर्सेज में, टेक्निकल में भी और नॉन टेक्निकल में भी, इंडिया में भी और अब्रॉड भी सेटल्ड है। जो सोलर, हाँ जी, जो हमारा टेक्निकल का कोर्स है उसकी काफ़ी डिमांड आउट ऑफ इंडिया में है, जैसे गल्फ कंट्रीज़, जापान, US, UK, कई सारी कंट्रीज़ में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो टॉप कंपनीज़ में वर्क कर रहे हैं। हमारा 100+ कंपनी से टाई अप है। और जो हमारा नॉन टेक्निकल है UGC नेट JRF, मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जो DU में, कोलकाता यूनिवर्सिटी में, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, इंदौर यूनिवर्सिटी में, ऑल ओवर द इंडिया। इनफैक्ट इंडिया के बाहर मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने बाहर से PhD परस्यू किया है आफ्टर नेट JRF, और वो वहाँ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में भी प्लेस्ड है। देखिए, हमारा जो सेंटर है, अब मैं चाहती हूँ ये इंडिया के हर कोने में हो, सिर्फ दिल्ली NCR तक ही हमारी ग्रोथ ना रिस्ट्रिक्ट रहे। हमने थोड़ा पहले भी इस चीज़ को प्लान किया था, पर कोरोना की वजह से थोड़ा सा हमें इस प्लान को होल्ड करना पड़ा। बट अब हमारा प्लान है कि एटलीस्ट 4 सिटीज़ में, जो हमारी टॉप 4 सिटीज़ हैं, लाइक चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली में तो हम ऑलरेडी हैं, वहाँ हमारी ब्रांचेस हों, और धीरे धीरे ऑनलाइन के ही ज़रिए, एटलीस्ट ऑफलाइन तो हर सिटी में पॉसिबल नहीं है, बट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड के ज़रिए हम इंडिया के कोने कोने में पहुंचा सकते हैं। क्योंकि हमें जो ये डिस्क्रिमिनेशन है एजुकेशन में, कि कुछ स्टेट्स बहुत डेवलप्ड हैं, वहाँ के बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, कुछ बेचारों को वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती, तो हम उन स्टूडेंट्स को इनकरेज करना चाहते हैं कि वो भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि उनके पास कुछ रिसोर्सेज कम है। तो इसलिए मेरा जो प्लान है, जो मेरा मोटिव है, वो ये है, इंडिया के कॉर्नर तक पहुँच के स्टूडेंट्स को एजुकेट करना, उनको मोटिवेट करना। वैसे बच्चे जो इंजीनियरिंग नहीं कर पाएंगे, या फिर उनके पास वो मौका नहीं मिला किसी कारण से, लेकिन वो ग्रेजुएट हो गए हैं किसी और भी सब्जेक्ट में, लेकिन उसके बावजूद उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए आपके मतलब क्या आप उनको मोटिवेट करना चाहती हैं, उनको क्या गाइड करना चाहती हैं? देखिए, मैं ये बोलूँगी कि जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, वो जो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, अगर उन्हें BTech भी टेक्निकल कुछ नहीं कर पाए, तो वो नॉन टेक्निकल में आ सकते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी में बहुत ही कम रिसोर्सेज में, बहुत ही कम पैसे में वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एनरोल कर सकते हैं, साथ ही साथ UGC नेट JRF की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इसके लिए भी हमारे जो इंस्टीट्यूट है उसमें फैसिलिटी है कि अगर आप इकोनॉमिकली वीक हैं, अगर आपके पास रिसोर्सेज कम है, तो हम उसके लिए उनको स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करते हैं, ताकि पैसे की वजह से बच्चे की ग्रोथ ना रुके। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरे फर्स्ट बैच में एक स्टूडेंट था जो न्यूज़पेपर बांटता था। अच्छा। हाँ, राहुल नाम था उसका, वो न्यूज़पेपर बांटता था, और उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में JRF क्लियर किया। तो और हमने उससे बहुत ही नॉमिनल फ़ी चार्ज की, बहुत, आप मान लीजिए 90% हमने उसको स्कॉलरशिप दिया अपनी तरफ से। आपकी इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे, जिसने आपके लिए मतलब ये सब कुछ जो हो पाया, वो आपके इस सफलता में किसका श्रेय? मेरे फादर की डेथ तो काफ़ी बचपन में हो गई थी, जैसे मैंने बताया, उनकी ब्लेसिंग्स तो हमेशा मेरे साथ में है, बट मेरी सफलता के पीछे 2 लोग हैं। एक मेरी माता जी उषा तिवारी, जिन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया, पूरे ज़िंदगी संघर्ष किया, जो मेरे लिए खुद एक बहुत बड़ी आइडल थी, मेरी प्रेरणा थी। उन्होंने मुझे हमेशा ये सिखाया कि आप किसी से कम नहीं हो, ठीक है। और इनफैक्ट मेरा संघर्ष तो बचपन से ही चालू हो गया था। लोग तरस खाते थे कि बेचारी के पास बेटा होता तो अच्छा था, तो मुझे सबसे पहले ये प्रूव करना था कि नालायक बेटों से अच्छी लायक बेटियां होती हैं। इसीलिए
उन्होंने मेरे संघर्ष में मेरा साथ दिया और मैंने भी उन्हें प्रेरणा मान के मैं आगे बढ़ी। पर बहुत जल्दी उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया कैंसर की वजह से। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया, मिस्टर उदय सिंह। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। सबसे बड़ी बात जो थी वो ये था कि हमारी सोसाइटी में वाइफ की सक्सेस बर्दाश्त नहीं होती, जिसे हम मेल ईगो कहते हैं, बट ये चीज़ मेरे हस्बैंड में कभी नहीं थी। इनफैक्ट वो हमेशा चाहते थे कि मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ। उनके ऊपर भी सोसाइटी का प्रेशर था, बट उन्होंने अपनी जॉब के साथ पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली और मुझे फ्री कर दिया कि आप अपना डेडिकेशन अपने इंस्टीट्यूट को दो और आगे बढ़ो लाइफ में। आज के वक्त में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई में उनका जो रुझान होना चाहिए उसमें वो उनको लगता है कि आप पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन पता नहीं सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ऐसा तो आपके मन में उस वक्त विचार आता होगा, तो उन बच्चों को आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि सफलता एक बार में नहीं मिल जाए, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो मेरे लिए फेलियर इंसान वो है जो मन से हार जाए। अगर आप नहीं हारोगे तो आपको कोई नहीं हरा सकता। कॉन्टिन्यूसली कोशिश करते रहें। लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ तो आएंगी, उसको कोई नहीं रोक सकता, बट आपको उन डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए अब मुझे सब कुछ आता है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। जब इंसान ये सोच लेता है तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है। अगर आपको कुछ करना है, कॉन्फिडेंस है। एक कहावत है, जिस इंसान को अपने काम पे भरोसा होता है वो जॉब करता है, और जिसे अपने ऊपर भरोसा होता है वो बिजनेस करता है। तो मेरे हिसाब से आप अपने स्ट्रेंथ्स को पहचानिए, आगे बढ़िए। कभी ये मत सोचिए कि मैं लड़की हूँ, मैं अकेली हूँ, हाय मैं कैसे कर पाऊँगी। यू कैन डू एवरीथिंग।